Corolla 2002। और ये जो स्पेसिफिक गाड़ी बाय द वे ये डीजल है, तो मैं देख रहा हूँ कि क्योंकि डीजल जो वेरिएंट्स हैं वो तो अब नहीं आते, तो मैं इसका डीजल इंजन देख रहा हूँ। और एक जो मुझे अच्छी चीज़ लगी, अब गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग्स आ गए हैं। ऑल्दो खैर वो टाइम के साथ साथ रिफाइन होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का वैसे अपना एक मज़ा हुआ करता था। तो देखते हैं कि रफली 20 साल पुरानी देवी के अंदर कितना दम है। वैसे अगर आप मेरे से पूछें तो जो इस वक्त कोरोला की जनरेशन पाकिस्तान में चल रही है, लेटेस्ट जनरेशन, ग्लोबल की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बॉडी स्टाइल के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। इससे फ़र्क इतना है कि ये जो इसके गोल कर्व्स हैं, इसकी जगह उसके अंदर शार्प लाइंस चलना शुरू हो गई हैं हर जगह पे, हुड के ऊपर। ओवरऑल बॉडी स्टाइल मोर और लेस इसी किस्म का है। डबल हेडलाइट जोन सी है वो इस मॉडल से कोरोला में शुरू हुई थी। इंडस के अंदर जहाँ तक मुझे याद है सिंगल आती थी, और आज भी अगर आप देखें कोरोला, स्पेशली अगर आप 1.6 वेरिएंट देखें, इवन लेटेस्ट ब्रांड न्यू, तो उसके अंदर भी दो आपको बल्ब मिलते हैं और साइड पे आपको इंडिकेटर मिलता है। जो एक चीज़ इंप्रूव हुई है लेटेस्ट कोरोला के अंदर, वो उसका रिम साइज है। ये गाड़ी जब आई थी वैसे मुझे समझ नहीं आती थी कि ये इस बॉडी के ऊपर, जहाँ इसका नाम दुम्बा पड़ गया कि एक हैवी ड्यूटी राउंड शेप दुम्बा है, ये इतना छोटा रिम साइज जोन सा ये क्या कर रहा था। इंटरनेशनल वेरिएंट्स के अंदर मैंने देखा था तो उनके अंदर 15 इंचेस के रिम्स भी आ रहे थे, और यहाँ तक कि इसमें जो ऑल्टिस 1.8 इंट्रोड्यूस हुई थी उसके अंदर भी जो रिम्स थे वो 15 इंचेस के थे, वेराज इसके अंदर 14 इंचेस का रिम आता था। काफ़ी छोटा लगता था ये टायर साइज उसके हिसाब से। नॉर्मल जो कोरोला एक्सएल आई होती थी, जीएल आई होती थी, और नॉर्मल जो 2D होती थी उसके अंदर आपको ये साइड स्कर्ट नहीं मिलता था। जो अब वाली कोरोला में से चीज़ मिसिंग हो गई है वो ये डोर मोल्डिंग्स हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी वैसे देखा जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जब भी कोई, जैसे अभी काफ़ी मैं देखता हूँ इवन मेरी अपनी गाड़ी के ऊपर भी बहुत जगह के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो कि किसी ने दरवाज़ा खोला होता है और वो आपकी गाड़ी में हिट करता है। इनके अंदर ये एडवांटेज होता था कि वो जब कोई दरवाज़ा खोलता था साथ पाक करके, तो वो इसको हिट करते थे, बॉडी में डेंट नहीं आता होता था गाड़ी के। ये इसकी चाबी है, और इसको मैं दबा रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा क्योंकि उस ज़माने में रिमोट कीज़ जो सी हैं वो नहीं आया करती थी। इसकी जो दूसरी चाबियाँ होती थी मेरा ख़्याल है वो ब्लैक प्लास्टिक में होती थी, और ये वाली सी है ये थर्ड स्पेयर की है प्रोबेबली इसकी, ये मेटल के अंदर होती थी किसी भी चाबी में, लेकिन बटन्स नहीं है जहाँ तक मुझे याद था, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अरे वाह! डिग्गी के अंदर एक ऐसी चीज़ पड़ी है जो कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होगा कि क्या है। कुछ को पता होगा शायद, कुछ को नहीं पता होगा। जिस ज़माने की गाड़ी है उस ज़माने की एक डार्ट गेम का बोर्ड भी पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो सॉरी फॉर गेटिंग डिट्रैक्ट, लेकिन डिग्गी का वैसे साइज़ अगर देखा जाए तो वैसे मुनासिब है, नई कोरोला का शायद इससे थोड़ा-सा बेहतर है साइज़। अच्छा, ये जो चीज़ है पता नहीं अभी इसके अंदर क्वालिटी का चक्कर है, ये आई डोंट नो क्या सीन है। आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ी है उनका ट्रंक आपको यहाँ पे आप लाके उनको बहुत ज़ोर से बंद करें तो एट टाइम्स वो बंद नहीं होते, व्हेयरएज़ इसके अंदर बंद हो गया खुद से। सो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी के ड्राइविंग इम्प्रेशंस भी देता हूँ। अब ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये जो एक डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा वाजे है। बैक इन द डे 2003-4 में ये अपनी जो लीग है उसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट थी। उस टाइम पे एसी सलून आती थी पेट्रोल वेरिएंट में, और उसी के साथ साथ डीजल में 2D सलून टोयोटा ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब अगर इसको हम कंपेयर करते हैं आज की टॉप ऑफ द लाइन ग्रैंडे के साथ, तो ऑब्वियसली एक डिफरेंस तो ये है कि इसमें आपको चाबी घुमानी पड़ती है स्टार्ट करने के लिए, जबकि जो ग्रैंडे है उसमें पुश स्टार्ट और स्मार्ट एंट्री स्टैंडर्ड है। उसी के साथ साथ अब गाड़ी के अंदर जो इंजन की नॉइज़ है, बीइंग अ डीजल, ये वो टाइम था जब डीजल इंजन की नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती थी। कैबिन इंसुलेशन पे भी इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं ध्यान दिया गया था। और ये जो हमने भी अभी टेस्ट किया है 60 की स्पीड पे, तो इसकी जो कैबिन इंसुलेशन है वो इतनी वीक है कि मुझे रादर थोड़ा चीख के बोलना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो इंजन को देखा जाए, इसकी मैनुअल ट्रांसमिशन को देखा जाए, जो कि बाय द वे एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है,
उसमें ये बात है कि मैनुअल ट्रांसमिशन इसकी जो उसकी थ्रोस थी जब आपने गियर को चेंज करना होता है वो बड़ी आइडियल थी। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है कि इसके गियर चेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा कोई मसला नहीं आता। फिर अब इसके अगर थोड़ी सी मैं फीचर्स की बात करूँ, ड्राइवर के लिए आपके पास जो साइड मिरर्स हैं वो तो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑटो रिट्रैक्टिंग साइड मिरर्स नहीं आया करते थे। गालिबन जो सिविक थी इस टाइम की उसमें ऑटो रिट्रैक्टिंग साइड मिरर्स आ चुके हुए थे। इस गाड़ी में एक जो अच्छी चीज़ थी वो ये कि इसका मीटर इन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया था। अगर आप इस टाइम की जो नॉर्मल GLI थी उसके साथ मुकाबला करें तो इसका जो ये मीटर था ये ऑप्टिट्रॉन था, विच मीन्स के अगर आप दिन के टाइम भी गाड़ी चला रहे हैं तो एक बैकलाइट था, तो इसकी एक बड़ी अच्छी आपको एज अ ड्राइवर विजिबिलिटी में कोई मसला नहीं होता था। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गाड़ी अब 3,40,000 चल चुकी है और तकरीबन 20 साल इसने पूरे कर लिए हैं, तो अब जो इसकी वो जो बैकलाइट थी वो बहुत डिम हो चुकी हुई है, और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ तो मुझे तो इसकी स्पीड भी बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही है। अब एक और भी जो बहुत बड़ा फ़र्क है आज की गाड़ियों में और इस गाड़ी में वो ये कि इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। पहली चीज़ तो है कि एल्पाइन ब्रांडेड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा था। इसमें आपको CD प्लेयर भी दिया गया और इसमें कैसेट प्लेयर की भी ऑप्शन मौजूद थी। जो स्पीकर से वो यहाँ पे जो जाली मुझे साइड मिरर्स के साथ नज़र आ रही है, इसमें 2 ट्विटर्स थे और 4 कन्वेंशनल स्पीकर्स थे चारों दरवाज़ों में। जो नंबर ऑफ स्पीकर्स हैं उसमें तो आज भी कोई चेंज नहीं आया और क्वालिटी भी मोरलेस सेम ही है। बस ये है कि अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें आपको वो एक LCD स्क्रीन दी जाती है जिसमें ऑल्दो टोयोटा में वो एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले तो नहीं है, लेकिन जो लेटली एक ट्रेंड है वो इसी का ही है। अब जो इस गाड़ी में आपको इंजन दिया जाता है वो ऑब्वियसली 1975 सीसी ये डीजल इंजन है और ये 4 सिलेंडर इंजन है जिसकी अगर हॉर्स पावर की बात की जाए तो तकरीबन 71 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 131 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब ऑब्वियसली आजकल की जो गाड़ियाँ हैं उनके साथ तो आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये गाड़ी मुतारिफ हुई थी तब आई थिंक ये काफ़ी एडिक्वेट थी और बहुत से लोग इसको लॉन्ग जर्नीज़ के लिए यूज़ करते थे और तब तो ये बहुत कामयाब गाड़ी थी। ऑब्वियसली इसमें अगर फीचर्स भी कम थे रिलेटिवली जो इसका पेट्रोल वेरिएंट था, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे फिर ये 2D इतनी चली क्यों थी और लोग क्यों इसके पीछे जाते थे। उसकी एक ही रीज़न थी कि इसकी जो फ्यूल एवरेज है वो बहुत बेहतर थी इसके पेट्रोल काउंटर पार्ट के मुकाबले में। इस गाड़ी की जो अगर आप इसको जब नया लेते हैं और आप उसको चलाएंगे तो ये कंबाइंड आपको कोई 13 से 16 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम फ्यूल एवरेज देती थी। इसको जितना मैंने टेस्ट किया है उसके दरमियान तो अब गाड़ी क्योंकि तकरीबन 3.5 लाख चल गई है और एक दफ़ा इसका इंजन भी ओवरऑल हो चुका है, तो अबाउट 20-25 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी जो फ्यूल एवरेज मैंने कैलकुलेट की है, मैनुअली बाय द वे कैलकुलेट की है क्योंकि अभी गाड़ी को फुल करवाया था, तो वो तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर दे रही है और ये विद इन सिटी है, AC के साथ है। AC बाय द वे बड़ा ज़बरदस्त है और एक और बात ये टोयोटा की तो है कि इसके ACs का कोई मुकाबला नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई AC मैंने एक्सपीरियंस किया इतनी पुरानी गाड़ी में। जो सिविक का मैंने रिबॉन्ड का भी AC का कंपैरिजन किया था वो भी तकरीबन 3,30,000 गाड़ी चली हुई थी, उसका AC इससे थोड़ा सा मुझे हल्का महसूस हुआ था। अभी मैं इसको नंबर 1 पे चलाया हुआ है और कोई यानी कि मुझे महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी है। आउटसाइड टेम्परेचर तकरीबन अभी 30 डिग्री के करीब है और आउटस्टैंडिंग AC परफॉर्मेंस। आज मैं आप लोगों को 21 साल पीछे लेके जाऊंगा, बैक इन 2002। कोरोला का ये मॉडल जब लॉन्च हुआ था तो विजुअली ये एक बहुत मेजर लीप था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस मॉडल। इस गाड़ी के बारे में तब मेरे जो दोस्त थे हम लोगों को भी इतना गाड़ियों का पता नहीं होता था। इंटरनेट जौन सा था वो पुराना 2.2 वाला मॉडल हुआ करता था उस जमाने में और एक्सेस बड़ा लिमिटेड था। फोरम्स वगैरह भी, डिस्कशन, व्हाट्सएप ग्रुप्स इस तरह डेवलप नहीं हुए हुए थे। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग कहते थे कि यार आपने चेक किया कोरोला का नया मॉडल आया है, वो सुना है कि जी लेक्सस वाले विंग ने डिजाइन किया उसको, उसका इंटीरियर देखो एंड दिस इज अ फैक्ट। वाकई में जब ये गाड़ी आई थी पहली दफा जब मैंने इसको देखा था तो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग डिजाइन था इस गाड़ी का। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, वेरी फर्स्ट टाइम एवर, तब बेज ब्राउन इंटीरियर्स की स्कीम आई थी इस गाड़ी के साथ। होंडा तब भी ब्लैक इंटीरियर प्रोड्यूस कर रहा था, अपनी सिविक के अंदर ब्लैक इंटीरियर दे रहा था। टोयोटा वाज द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जिसने ब्लैक का स्टीरियोटाइप जोन सा था उसको थोड़ा सा ब्रेक किया था। इसके अंदर जो सबसे बेसिक गाड़ी आती थी वो थी 1.3 XLI, उसके बाद 1.3 GLI आती थी। डीजल के अंदर आपको बेसिक 2D मिलती थी।
2D सलून मिलती थी। सो मेरी जो मूव थी उसका रिजल्ट ये हुआ कि बिल्कुल हमारे घर में ये गाड़ी आ गई और 1.3 GLI आई मैनुअल ट्रांसमिशन। और वो गाड़ी जो सी थी वो सिर्फ 3 महीने रुकी घर में। उसकी वजह ये थी कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि गाड़ी मैं खुद चला रहा था। माई फादर वॉज सिटिंग ऑन द पैसेंजर सीट और हम लोग GT रोड पे जा रहे थे और मेरे आगे ऑल ऑफ अ सडन एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई और मैंने गाड़ी को 60 की स्पीड थी, स्पीड भी ज्यादा नहीं थी, ये नहीं कि हाई स्पीड पे ब्रेक किया था, मैंने 60 की स्पीड पे गाड़ी को फुल ब्रेक्स जैम की और गाड़ी जो सी थी वो सख्त बुरी तरह स्लिप हुई। दी ओनली थिंग आई कुड डू वाज अल्लाह ने रखा उस दिन ब्रेक्स रिलीज की गाड़ी की और गाड़ी को लेन चेंज की और अल्लाह की तरफ से भी बचत हुई वो दिन। और उस दिन वो फैसला हुआ था कि ये गाड़ी नहीं रखनी। और ये वो मॉडल है करोला का जिसकी वजह से इसका नाम बहुत से लोग, अब मैं किस तरह मेंशन करूं, स्क्रीन पे उसका एक कार्टून चला देते हैं, इसको करोला क्यों कहते हैं। वो ये मॉडल था जिसने करोला का नाम ये डाल दिया था। कोर्स बहुत से लोग होंगे जो कि आज के टाइम में भी इस तरह की गाड़ी जो सी है फॉर वेरियस रीजंस, मल्टीपल रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ बजट, मे बी बिकॉज ऑफ यूटिलिटी कंसिडर करना चाह रहे हो। ऑफ कोर्स हमारी ओपिनियन फर्क है और हम बात करते हैं बजट की। बजट वाइज ये गाड़ी जो सी है शायद मेरा ख्याल है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड वेरिएंट ये जो मॉडल है करोला का 12 से मे बी 16 लाख टाइप की फिगर के अंदर होगी। तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर वैसे अगर मुझे कोई गाड़ी आज भी लेनी पड़े तो मेरा ख्याल है कि मैं इस गाड़ी को चलाने के बाद, इसको एक्सपीरियंस करने के बाद, मैं अगर कोई ऑप्शन कंसिडर करना चाहूँगा तो शायद वो कोई छोटी गाड़ी हो। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जैसे पुरानी विट्स होती थी 2005 मॉडल 2006 मॉडल की, जिसका हमने रिव्यू भी किया था एक टाइम के ऊपर, मैं उस तरह की किसी गाड़ी को प्रेफर करूंगा। ऑफ कोर्स काफ़ी चीज़ें उसके अंदर बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल केबन की फील बेहतर है, सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलती है उस गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, फ्यूल कंजम्पशन अच्छी है। फिर पार्ट्स की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस पार्ट्स की भी बात कर लें, 1000 सीसी वो जो विड्थ है वो मैंने तो देखा है कि जिन लोगों के पास है अगर किसी का इंजन फारिग होता है तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, जाते हैं पूरे का पूरा इंजन बाहर और कम पैसों में नया इंजन रखवाया और गाड़ी गुड एज ब्रांड न्यू। वो भी चक्कर नहीं कि जी ओवरऑल करा लो, ये कर लो, ये वो कर लो। तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर सच सॉर्ट ऑफ अ कार शायद। लेकिन अब उसमें बात तो यही है कि यूटिलिटी की, जैसे आपने बात की, इस गाड़ी में आपको जो इंटीरियर का रूम है वो भी ज़्यादा मिलता है, इसमें डिक्की भी है। तो अगेन यूटिलिटी वाइज आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस। जो आपने 2006 मॉडल जापानी विट्स लेनी है वही आप 2004-05 मॉडल अगर लेट्स से 2D सलून को प्रेफर करेंगे तो इसका इंजन भी थोड़ा सा तो उससे बेहतर है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन जो है उनकी लाइफ इतनी कोई ज़्यादा नहीं होती। वो इसीलिए मैंने बताया था कि लोग इंजन भी चेंज करा देते हैं उन गाड़ियों के और वो नई हो जाती है। ये गाड़ी अब जैसे 3,40,000 अभी शो करवा रही है, तकरीबन 2.5 लाख चलने के बाद इसका इंजन एक दफ़ा ओवरऑल हुआ है और उसके बाद से इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। चलने में गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है और इंजन वाइज भी पावर अब जिस हिसाब से जितनी पुरानी ये गाड़ी है उस हिसाब से तो एडिक्वेट है। लेकिन अगर हम इसका 0 to 100 अगर अभी करने चाहेंगे तो उस पर इतना टाइम लग जाएगा कि मेरे ख्याल से उसका पे कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा। लेकिन शाहील वैसे इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर आप यूटिलिटी की बात कर रहे हो तो और भी डिग्गी वाली गाड़ियां भी हैं। फॉर इंस्टेंस होंडा सिटी अगर आप देखो जो 2003, 4, 5 वाली शेप की, तो मेरा ख्याल है हम उस तरह की भी कोई गाड़ी ढूंढते हैं उसका भी रिव्यू करते हैं और उसको इससे कंपेयर करेंगे। और उस गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत तो अच्छी। अगेन जो लोग पेट्रोल गाड़ी लेना चाह रहे हैं विद ग्रेट फ्यूल इकोनॉमी तो वो गाड़ी आउटस्टैंडिंग है इस डिपार्टमेंट। सो व्यूअर्स, ये तो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था ये 2D सलून जो तकरीबन अब 20 साल पुरानी हो चुकी हुई है। ये वैसे ब्लूमबिग जोन सा है वो ब्लूमबिग पे ये दिन इसलिए आए हुए हैं बिकॉज नई गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो इतनी इंसेन है कि मैं अब जिस बंदे से बात करता हूँ वो कहता है कि भाई नई गाड़ी तो वारा ही नहीं खाती अब, और हर बंदा यूज के चक्कर में जा रहा है। और ये गाड़ी भी अगर मैं, मेरा ख्याल है आज से कुछ साल पहले देखूं तो अगर अब मैं कहता है कि जी ये 16 लाख की गाड़ी है तो आप लोग कह रहे होते यार इसका दिमाग खराब हो गया, 16 लाख रुपए की ये गाड़ी। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे इट इज। और मेरा ख्याल है हमें अब शाहील पुरानी जो ब्रैकेट्स थी ना, हम अपने रिव्यूज देखते हैं दोबारा कि हमने किस ब्रैकेट के अंदर नई कौन सी गाड़ियां जो सी थी रिव्यू की थी आज से 1.5-2 साल पहले तक, और उन्हीं ब्रैकेट्स में हम यूज गाड़ियों की तरफ भी जाते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, और अब वो भी हम आगे इस तरह की और भी रिव्यूज लाते रहेंगे और जो प्राइसिंग की बात है ज़्यादा फोकस अब हम उस पर भी करेंगे। तो व्यूअर्स अपनी भी राय हमसे शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।